नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम तरलों के यांत्रिक गुण का टॉपिक, पास्कल का नियम, साथ में हम देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल और इन सब पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्कल के नियम के बारे में। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देने वाले हैं, फिर हम बात करेंगे पास्कल के नियम पर आधारित कुछ उदाहरणों की। एक एक करके उन सभी उदाहरणों को हम यहां पर डिटेल से समझने वाले हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, पास्कल के नियम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। इस नियम के अनुसार जब हम गुरुत्व को अनुपस्थित माने या नगण्य मान लें, तब किसी पात्र में भरे तरल के सभी बिंदुओं पर लगने वाला दाब एक समान होता है, कांस्टेंट होता है, नियत रहता है। देखिए स्टेटमेंट क्या है। देखिए पास्कल के नियम का जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो क्या कहता है कि यदि हम गुरुत्व को नगण्य मान लें, यदि गुरुत्व को नगण्य माने, गुरुत्व को हमने क्या मान लिया है, नगण्य मान लिया है, तो किसी पात्र में भरे तरल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है, दाब समान होगा, एक समान बना रहेगा। ये इस नियम का स्टेटमेंट है। इसे समझने के लिए हम एक पात्र ले लेते हैं। देखिए, मैं यहां पर एक पात्र का निर्माण कर लेता हूं। ये हमारे पास में एक पात्र है, इस पर हम 4 पिस्टन यहां पर लगा देते हैं। ये हमारे पास में जो पात्र है, इस पर हमने कुछ पिस्टन यहां पर इस तरीके से लगा दिए हैं। ये यहां पर हमने एक घर्षणहीन पिस्टन लगा दिया, यहां पर भी घर्षणहीन पिस्टन लगा दिया, यहां पर भी हमने घर्षणहीन पिस्टन लगा दिया। पास्कल के नियम को समझने के लिए इस पात्र में हम एक तरल पदार्थ भर देते हैं। यहां पर हमने क्या भरा है, एक तरल पदार्थ भरा है। देखिए, इस पिस्टन का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हम A1 कंसीडर कर लें, इसका A2, इसका A3 और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम A4 कंसीडर कर लेते हैं। इन पिस्टन के ऊपर इस तरल के द्वारा लगने वाला जो बल है वो F1, इस पर F2, इस पर F3 और इस पर F4 बल काम करता है। अब देखिए, पास्कल का नियम क्या कहता है कि पात्र के सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। तो यदि हम बात करें कि इस पिस्टन के ऊपर इस बिंदु पर लगने वाला दाब, तो दाब यहां पर, इस पर बल तो है F1 और क्षेत्रफल है A1, तो F1 अपॉन A1 यहां पर दाब होगा। देखिए, दाब का जो फॉर्मूला है वो हम क्या जानते हैं, दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल, जो हमने लास्ट वीडियो में ही देख लिया था। ये फॉर्मूला होता है। तो अब इस पिस्टन के ऊपर जो दाब होगा वो क्या होगा, देखिए F1 अपॉन A1। इस पिस्टन के ऊपर दाब क्या हो जाएगा, F2 अपॉन A2। तीसरे वाले पिस्टन पर दाब हो जाएगा F3 अपॉन में A3 और चौथे पिस्टन पर F4 अपॉन में A4। और देखिए, ये दाब हैं वो सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तत्पश्चात ये वाला रिलेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए समझ लीजिए, पास्कल का नियम हमें यही कहता है कि पात्र में सभी बिंदुओं पर दाब एक समान रहता है। तो इन दाबों को हमने इक्वल पुट कर दिया है। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि गुरुत्व अनुपस्थित है तो उस स्थिति में किसी पात्र में सभी बिंदुओं का जो दाब होता है वो समान रहता है, एक समान रहता है। क्लियर।
अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ पास्कल के नियम के ऊपर आधारित कुछ उदाहरणों की। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये जो सब हाइड्रोलिक लिफ्ट, ब्रेक और प्रेस, ये सभी के सभी पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। पहला जो एग्जांपल है वो क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक। तीसरा उदाहरण देखिए, हाइड्रोलिक प्रेस। ये सभी के सभी पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम पर आधारित है, पास्कल का नियम इनमें लागू होता है। चलिए हम इसके लिए हम सबसे पहले इस हाइड्रोलिक ब्रेक को समझ लेते हैं, या हाइड्रोलिक लिफ्ट को पहले समझ लेते हैं। मैं यहां पर सबसे पहले ले लेता हूं हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर दो भाग होंगे, एक कम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला और दूसरा अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला। तो देखिए, यहां पर हमने इस वाले भाग का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कम रखा है। इसमें यहां पर हमने कुछ तरल पदार्थ भरा है। यहां पर हमने क्या भर रखा है, तरल पदार्थ भर रखा है। देखिए, लिफ्ट की सहायता से हम भारी वस्तु को उठाने का काम करेंगे। ये हमारे पास में एक भारी वस्तु है, इस भारी वस्तु को हम नीचे से ऊपर उठाकर ले जा रहे हैं। तो कैसे काम करेगी ये लिफ्ट, देखिए यहां से हम बल लगाएंगे, यहां से हम बल लगाएंगे तो इस वाले भाग पर नीचे से ऊपर की ओर बल काम करेगा। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि ये जो सकरा सिरा है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 जो कि कम होगा, इस वाले भाग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 जो कि अधिक होगा। A2 बड़ा है A1 से, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां पर देखें आप, पास्कल के नियम से, पास्कल का नियम क्या कहता है कि किसी पात्र में भरे तरल के सभी बिंदुओं पर दाब एक समान रहेगा जब हम गुरुत्व को नगण्य मान लें, अनुपस्थित मान लें। तो यहां पर इस बिंदु पर जो दाब होगा वो है हमारे पास में F1 बट्टे में A1, और इस बिंदु पर जो दाब है वो हो जाएगा F2 बट्टे में A2। तो यहां से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, F2 बट्टे में F1 बराबर, देखिए F2 बट्टे में F1 निकाल रहे हैं तो यह आ जाएगा A2 बट्टे में A1। A2 बट्टे में A1 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है वो भी देख लीजिए कि यदि A2 यहां पर क्या है, A1 से बड़ा है, A2 A1 से बड़ा है, इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा, इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है वो कम, देन इस वाले भाग पर लगने वाला बल भी क्या होगा, बड़ा होगा। जहां से ये सक्रिय है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम, तो यहां पर हम कम बल लगाएंगे। जहां से इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक, तो यहां पर ज्यादा बल लगेगा, और ज्यादा बल लगने के कारण से इस भार को हम उठाकर ऊपर ले जाएंगे। तो यहां से इसको प्रेस कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं नीचे की ओर, तो यहां पर अधिक बल लगेगा ऊपर की ओर, जिसके कारण से इस वस्तु को हम ऊपर की ओर उठा सकते हैं, उठाकर ले जाएंगे। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो इस तरीके से काम करती है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक की। हाइड्रोलिक ब्रेक भी सिमिलर तरीके से काम करता है। देखिए, ब्रेक का कार्य है कि किसी वाहन को रोकना, और वाहन तभी रुकेगा जब उसके पहिए घूमना बंद कर दें, टायर घूमना बंद कर दें। तो देखिए, मैं यहां पर एक व्यवस्था के जरिए आपको समझाऊंगा। ये हमारे पास में कोई टायर है, और इस टायर से एक इस तरीके से पिस्टन जुड़ा हुआ है। देखिए, ये एक पतली पाइप है, और इस पतली सी पाइप में आप ध्यान दें,
यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे ऐसे इसमें क्या भरा है, एक लिक्विड भरा हुआ है। समझे इस व्यवस्था को। ये क्या है, टायर है, और टायर जब ब्रेक लगाएं तो घूमना बंद कर देना चाहिए, धीरे धीरे ये घूमना बंद करना चाहिए, तभी ब्रेक लगेगा। तो देखिए कैसे काम करता है। ये एक पतले मुंह वाली पाइप है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम। इस पर यहां पर हम यहां से इस पैर से इसको दबाएंगे तो ये थोड़ा सा आगे खिसकेगा। संकरे मुंह के ऊपर छोटा सा बल लगा रहे हैं F1। तो यहां पर क्या होगा, यहां इसका मुंह थोड़ा सा बड़ा होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये इस पहिए के इस पार्ट को घूमने से, जैसे ही प्रेशराइज करेंगे ये घूमने से रुक जाएगा, ये आगे की ओर धक्का मारेगा। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहां पर अधिक होगा, तो बल भी यहां पर अधिक काम करेगा, जो कि इसको घूमने से रोक देता है, घूमने से रोक देगा। तो जैसे ही यहां से ब्रेक लगाएंगे कम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले भाग पर, यहां पर अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला पार्ट होता है जो कि इसके ऊपर बल लगाएगा, इसको घूमने से रोक देगा। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। आ गई बात समझ में। तो जब यहां से हम प्रेशराइज करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इसके ऊपर इधर बल लगेगा और ये पहिया घूमना बंद कर देगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सब कुछ काम करते हैं। देखिए ये केवल और केवल तब काम करेंगे जब हम गुरुत्व को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिसमें हम गुरुत्व को नगण्य कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे हम ये जानते हैं कि अपने व्यवहारिक जीवन में जो बांध की दीवार होती है वो नीचे से चौड़ी होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जैसे जैसे हम गहराई की ओर बढ़ते हैं, ये हमारे पास में बांध की दीवार है, इस तरीके से इसमें लिक्विड भरा हुआ है। इसमें क्या भरा पड़ा है, लिक्विड भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। और ये हमने जो दिखाई है ये बांध की दीवार दिखाई है। ये हमारे पास में क्या है, बांध की दीवार है, जो कि नीचे से क्या होती है, चौड़ी होती है, नीचे से चौड़ी, ऊपर से ये सक्रिय होती चली जाती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है वो भी समझ लीजिए कि इस वाले भाग पर जो दाब है वो है वायुमंडलीय दाब के बराबर, ठीक है, और ये 1 ATM के इक्वल होता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे गहराई में चलेंगे और यदि इंच गहराई में चले गए तो जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, P0 प्लस ρg h के इक्वल हो जाएगा। द्रव स्तंभ के द्वारा जो डाला जाने वाला दाब है वो ρg h होता है, जहां पर इस द्रव का घनत्व ρ है। देखिए तो यहां पर दाब भिन्न भिन्न हो गया, इस मुंह पर दाब अलग है, यहां पर दाब अलग अलग है। तो दाब अलग अलग है, इसका मतलब यहां पर पास्कल के नियम को हम अप्लाई नहीं कर सकते कि जैसे जैसे हम द्रव की गहराई में जाएंगे तो जो बांध की दीवार है वो चौड़ी बनेगी, क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। इस कारण से इस दीवार को बल सहन करने के लिए ज्यादा मोटा बनाना पड़ता है। आ गई बात समझ में। तो गहराई के साथ में प्रेशर बढ़ता है, इसलिए बांध की जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो नीचे से ज्यादा रखी जाती है, ऊपर से कम रखी जाती है। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इस पर, बहुत सारे एग्जाम्पल है जब हम गुरुत्व को नगण्य मान लें तब के हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक इनकी चर्चा की। और जब गुरुत्व होता है तो बांध की दीवार जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें हम गुरुत्व को नगण्य कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहां तक आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर बात करूंगा उत्प्लावन बल के बारे में।
उत्प्लावन बल। देखिए विद्यार्थी, उत्प्लावन बल क्या होता है, यह हमने अपने दैनिक जीवन में बहुत बार महसूस किया है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में कोई वस्तु रखी हुई है हथेली पर, और जब हम इसको महसूस करते हैं, इसका भार महसूस करते हैं, फिर इसी वस्तु को हम पानी में ले जाएं, हाथ सहित वस्तु को किस में ले जाएं, पानी में ले जाएं, तो इस वस्तु का जो भार है वो हमें थोड़ा सा कम प्रतीत होता है। तो ऐसा होने के पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि इस वस्तु पर ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर एक बल लगेगा, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल कहा जाता है। देखिए किसके तुल्य होगा ये, कब लगेगा, जब किसी ठोस वस्तु को तरल में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबो दें, तो गुरुत्व की विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल होता है वो उत्प्लावन बल होता है। इस बल का मान पिंड द्वारा, जो ठोस पिंड हम तरल में डुबो रहे हैं, उस पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के इक्वल होता है। चलिए समझ लीजिए, उत्प्लावन बल होता क्या है कि जब किसी ठोस पिंड को तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबो दें, आंशिक या पूर्ण रूप से डुबो दिया जाए, तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पिंड को डुबो दिया जाए, तो गुरुत्व की विपरीत दिशा में लगने वाला बल, विपरीत दिशा में लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल कहलाता है। ओके, समझ में आ जाना चाहिए। इससे रिलेटेड इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी कि जो पिंड हम द्रव में डुबो रहे हैं उस पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। चलिए इसे समझने के लिए मैं यहां पर एक पात्र ले लेता हूं। इस पात्र में हमने ये एक तरल भर दिया है, यहां पर हमने क्या भरा है, तरल भर दिया है। इस तरीके से हमने यहां पर तरल को भरा है। अब जब इस तरल को भर दिया, यहां से मैं एक छिद्र निकाल लेता हूं और छिद्र को एक पात्र में कनेक्ट कर देता हूं इस तरीके से। अब यहां पर आप देखेंगे हम एक ठोस पिंड लेंगे और उस ठोस पिंड को इस पात्र में डालेंगे। तो जो पात्र में डालने पर ठोस पिंड इस तरीके से इसमें समाहित हो जाएगा। इस तरीके से जब ये समाहित होगा तो इस हिस्से का जो तरल है वो यहां से होता हुआ इसमें चला जाएगा, ये यहां पर भर जाएगा, इसमें तरल आ जाएगा। तो इस पिंड द्वारा हटाए गए तरल का भार, तो इस तरल का जो भार होता है वही उत्प्लावन बल के बराबर होता है। समझें, इस पिंड पर नीचे की ओर काम कर रहा है mg और ऊपर की ओर काम करेगा F, जो कि उत्प्लावन बल है। F क्या है, उत्प्लावन बल। और इस उत्प्लावन बल का जो मान होता है, वैल्यू जो होती है, वो इस पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो देखिए उत्प्लावन बल का मान, उत्प्लावन बल का मान पिंड द्वारा हटाए गए
द्रव के भार के बराबर होता है। द्रव के भार के बराबर होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, तुल्य होता है। अब देखिए, ये जो हम तरल लेकर चल रहे हैं इसकी डेंसिटी हम लेकर चलें सिग्मा। तरल का जो घनत्व है वो क्या लेकर चलें, सिग्मा। जितना आयतन इसका डूबा हुआ है, ये जो आयतन आप देख रहे हैं, इस आयतन को मैं लिख दूं V से। ये आयतन कितना है, V से। इसका जो घनत्व है वो है रो। इसका जो आयतन है वो तो है V और घनत्व है सिग्मा। तो इसका भार कितना होगा, पिंड द्वारा हटाया गया द्रव का भार। तो उत्प्लावन बल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, उत्प्लावन बल पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार, पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार, द्रव का भार। और पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का जो द्रव्यमान है वो मैं कंसिडर कर लूं m डैश, क्योंकि इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान अलग अलग होगा। तो यहां से m डैश इंटू जी, और द्रव्यमान के स्थान पर हम आयतन इंटू घनत्व पुट कर सकते हैं। तो V सिग्मा G, तो V है वो इसे हटाए गए तरल का आयतन, सिग्मा इसका घनत्व है, और G गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो उत्प्लावन बल का ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो टॉपिक है उत्प्लावन बल का वो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत की। देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, ये उत्प्लावन बल से रिलेटेड ही है। आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें यह बताता है कि जब हम किसी तरल को, जब किसी ठोस पिंड को तरल में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबो दें, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबो दें, तब पिंड का जो भार है वो थोड़ा सा कम प्रतीत होता है। उत्प्लावन बल के कारण से थोड़ा सा हमें कम प्रतीत होगा, और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि जब हम किसी ठोस पिंड को तरल में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबो देते हैं तो उस पर उत्प्लावन बल काम करता है, जिसके कारण से पिंड के भार में कमी प्रतीत होती है। आभासी भार है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और यही क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। स्टेटमेंट देखिए कि जब किसी पिंड को तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबो दिया जाए, आंशिक या पूर्ण रूप से डुबो दिया जाए, तो पिंड पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। उत्प्लावन
बल कार्य करता है, पिंड पर उत्प्लवन बल कार्य करता है, जिससे पिंड के भार में कमी प्रतीत होती है, जिससे पिंड के भार में कमी प्रतीत होती है। और यही क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। समझ लीजिए क्या है कि जब हम किसी तरल में किसी पिंड को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबो देते हैं तो उसके भार में कमी आ जाती है। उत्प्लवन बल के कारण से उसके भार में कमी आ जाती है, और इसी को ही हम कह रहे हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसी को ही क्या कहा जा रहा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब देखिए, जो आभासी भार होता है, पिंड का जो आभासी भार होगा वो किसके तुल्य होगा? क्योंकि नीचे की ओर इसका भार काम करता है mg, और उसके भार में कुछ कमी कर देता है उत्प्लवन बल। तो किसी पिंड का जो आभासी भार होता है वो देखिए कितना होगा? पिंड का आभासी भार, जो आभासी भार है वो एक बार इस डायग्राम को समझ लेते हैं। चलिए मैं दोबारा यहाँ पर बना देता हूँ कि जैसे ये हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास में पात्र है, और ये जो पात्र है इसमें रो घनत्व का हमने एक पिंड रखा है। ये जो हमने पिंड रखा है इसका आयतन है v, घनत्व है रो, और द्रव्यमान हम कंसीडर कर लेते हैं m। तरल में हमने रख दिया है, इसको किस में रख दिया है? हमने तरल में रख दिया है। ये जो तरल हमने लिया है इसका जो घनत्व है वो है सिग्मा। इसका घनत्व क्या है? सिग्मा। पिंड द्वारा हटाए गए तरल का जो आयतन है वो है v। आयतन कितना है? v। तो उसका हम भार निकालेंगे। ठीक है, देखिए आभासी भार किसके इक्वल होता है? गुरुत्वीय बल माइनस में आ जाएगा उत्प्लावन बल। माइनस में क्या आ गया है? उत्प्लावन बल। यहां पर आप देखें जो गुरुत्वीय बल होता है वो तो किधर काम करेगा? नीचे की ओर काम करेगा, जिसको हम कह देंगे mg। ऊपर की ओर जो उत्प्लावन बल काम करता है वो इससे पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के इक्वल। पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का जो भार है, द्रव्यमान में m डैश कंसीडर कर लेता हूं तो m डैश g आ जाएगा। द्रव्यमान के स्थान पर हम आयतन इंटू घनत्व है, तो आयतन v होगा, घनत्व सिग्मा हम लेकर चल रहे हैं तो v सिग्मा g, और ये होगा भार जो है वो v रो g होगा। ओके, तो यहां पर क्या आ गया? आभासी भार v रो g माइनस में आ गया v सिग्मा g, और यहां से हम कॉमन ले लें तो रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये आ गया हमारे पास में आभासी भार। यह आभासी भार का फॉर्मूला है, सूत्र है, काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। v रो माइनस सिग्मा इंटू जी के इक्वल इसको हम पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए भार में कमी के पीछे रीजन क्या है? उत्प्लावन बल है। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए कौन सी स्थिति में जो पिंड है वो पेंदे में बैठ जाएगा, कौन सी स्थिति में पिंड है वो द्रव की सतह पर तैरेगा, और कौन सी स्थिति में वो उदासीन स्थिति में या बीच में कहीं पर भी मौजूद रहेगा। उन स्थितियों के बारे में हम एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ विभिन्न स्थितियाँ ले लेते हैं, उनके जरिए हम समझेंगे कि कौन सी वस्तु द्रव में तैरेगी, कौन सी वस्तु उसके पेंदे में बैठ जाएगी।
अभी हमने आभासी भार का फॉर्मूला देख लिया है। आभासी भार बराबर v रो माइनस सिग्मा इंटू में g, जहां v पिंड का आयतन, रो पिंड का घनत्व और सिग्मा तरल का घनत्व, g गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसमें मैं सबसे पहली कंडीशन ले लेता हूं कि जब रो बड़ा हो सिग्मा से, रो क्या हो, सिग्मा से बड़ा हो, तो उस स्थिति में जो भार है, गुरुत्वीय बल है, वो अधिक होगा। गुरुत्वीय बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, उत्प्लावन बल कम होगा। इस स्थिति में जो पिंड है वो तरल के पेंदे में बैठ जाएगा, पिंड तरल के पेंदे में बैठ जाएगा, नीचे की ओर बैठ जाता है। क्लियर। दूसरी स्थिति देखें आप, जब सिग्मा बड़ा हो रो से। अब की बार क्या है, सिग्मा बड़ा है, रो छोटा है, तो इस स्थिति में आप देखें कि उत्प्लावन बल अधिक होगा और इस स्थिति में जो पिंड है वो तरल की सतह पर तैरता रहेगा, क्योंकि ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या है, अधिक होगा, नीचे की ओर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है, भार है, वो कम होगा, तो इस स्थिति में ये तैरेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण स्थिति देखें आप, जब रो और सिग्मा दोनों बराबर हो, जब रो और सिग्मा दोनों ही बराबर होते हैं, तो उस स्थिति में जो पिंड है, उस स्थिति में जो पिंड है वो जहां कहीं पर भी है वहीं पर मौजूद रहेगा, वहीं तैरता रहेगा, उसी स्थिति में ही पड़ा रहेगा। समझ लीजिए कि ये पिंड जहां है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वीय बल और ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल दोनों ही बराबर होंगे, सेम होंगे, और जहां ये मौजूद है वहीं पड़ा रहेगा। जिस स्थिति में छोड़ा जाएगा उस स्थिति में ही रहेगा, न ये ऊपर जाएगा न ही नीचे जाएगा। अब देखो, इस स्थिति में पिंड को यहां पर छोड़ देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और इस स्थिति में पिंड को नीचे छोड़ देंगे तो भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल अधिक होता है, इसलिए ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्थितियां आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक स्थिति आपके सामने रखता हूं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हमारे साधारण जल में डूब जाती है, जबकि समुद्री जल में नहीं डूबती। ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन समझना कि जो समुद्र के जल का घनत्व है, मैं यदि यहां पर बात करूं सिग्मा समुद्र के जल का और सिग्मा बात करूं मैं साधारण जल का, तो समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा तो उस पर उत्प्लावन बल ज़्यादा काम करेगा, वहां पर वस्तुएं कम डूबेगी। क्लियर करें इस चीज को कि उत्प्लावन बल समुद्र में ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। जल जो हमारा साधारण जल होता है इसका घनत्व कम होता है, तो घनत्व कम होगा तो उत्प्लावन बल यहां पर कम काम करेगा, समुद्र में ज्यादा काम करेगा। समुद्र में ज्यादा काम करेगा तो उत्प्लावन बल ज्यादा, वस्तु कम डूबेगी, मुश्किल से डूबेगी। साधारण जल में कई वस्तुएं डूब जाती है जबकि समुद्र में नहीं डूबती। उसके पीछे रीजन क्या है, समुद्र की जो पानी है उसकी डेंसिटी अधिक होती है। एक चीज और समझें कि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो छोटी लोहे की सुई होती है वो समुद्र के पानी में डूब जाती है, जल में डूब जाती है, जबकि बड़े बड़े जहाज तैरते रहते हैं। छोटी सी सुई तो डूब जाती है लेकिन बड़े बड़े जहाज तैरते रहते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि यदि मैं बात करूं डेंसिटी की, तो सुई की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे पेंदे में बैठ जाएगा, और डेंसिटी कम होगी तो ऊपर तैरता रहेगा। ओवरऑल यदि मैं बात करूं जहाज की, तो उसकी डेंसिटी जल की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वो तैरता रहेगा। जबकि लोहे की जो सुई होती है उसकी डेंसिटी अधिक होती है, इसलिए वो पानी के पेंदे में बैठ जाएगी, डूब जाएगी। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन सी वस्तु डूबेगी, कौन सी वस्तु तैरेगी। सुई क्यों डूब जाती है जबकि बड़े बड़े जहाज क्यों तैरते रहते हैं, एकदम क्लियर हो गया होगा।
अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, यहां पर बात करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी पिंड को द्रव में डुबो रहे हैं और वो जो पिंड है वो द्रव में आंशिक रूप से डूबता है, आंशिक रूप से डूबता है, ऊपर उसके तैर रहा है, कुछ हिस्सा उसका बाहर है, कुछ हिस्सा उसका अंदर है। तो हम कई बार हमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कितना भाग उसका बाहर होगा, कितना आयतन उसका बाहर होगा, कितना आयतन उसका अंदर होगा, या आंशिक परिवर्तन भी हमें पूछा जा सकता है। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। आज मैं यहां पर ले लेता हूं कि हमारे पास में जो तरल है उसका घनत्व है सिग्मा। तरल का जो घनत्व है वो क्या है? सिग्मा है। ये मैंने यहां पर ले लिया है, ये हमारे पास में तरल है। तरल है, इसका जो घनत्व है वो क्या है? सिग्मा। इसका जो घनत्व है वो है रो। इसका जो आयतन है, टोटल जो आयतन है वो है V। टोटल आयतन कितना है इसका पिंड का? वो है V। अब आप यहां पर ध्यान दें, इतना भाग इसका डूबा हुआ है तो V इन डूबा हुआ है और V आउट इसका बाहर है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। साम्य की स्थिति में नीचे की ओर लगने वाला बल और ऊपर की ओर लगने वाला बल दोनों बराबर होंगे। इट मीन्स उत्प्लावन बल और इस पिंड का भार दोनों बराबर होंगे। साम्य अवस्था में देखिए क्या होगा, पिंड का भार बराबर होगा पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल। तो देखिए पिंड का भार बराबर होता है m इंटू जी, एम के स्थान पर आयतन इंटू घनत्व इंटू जी। तो ये तो आ गया पिंड का भार। अब उत्प्लावन बल कितना होगा? पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो पिंड कितना द्रव हटाएगा? V इन जितना आयतन द्रव का हटाएगा। तो आयतन तो कितना हो गया? V इन, घनत्व है सिग्मा इंटू जी। ये आ गया हमारे पास में। तो देखिए कितना भाग डूबा हुआ है। तो कितना भाग डूबा हुआ है? पिंड का द्रव में डूबा आयतन, कितना आयतन डूबा हुआ है वो है V इन, और V इन बराबर क्या हो जाएगा? रो अपॉन में सिग्मा इंटू में V। इतना आयतन द्रव में डूबा हुआ है। ओके, समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाहर कितना भाग है इसका? पिंड का तरल से बाहर भाग, तरल के बाहर आयतन, बाहर जो आयतन है वो है V आउट। बाहर वाला जो आयतन है वो क्या है? V आउट। जितना ये अंदर डूबा हुआ है उसमें से आप क्या घटा दीजिए? पूरे आयतन में से V इन वाला घटा दीजिए तो बाहर वाला आयतन आ जाएगा। V इन का मान कितना है? V इन का मान ये रहा, रो अपॉन में सिग्मा। यहां से हम V कॉमन ले लेते हैं तो V आउट आ जाएगा। V आउट बराबर 1 माइनस रो अपॉन में सिग्मा इंटू में V। ये हमें प्राप्त हो चुका है। प्रारंभिक आयतन के रेस्पेक्ट कितना आयतन हो जाएगा? V आउट अपॉन में V बराबर आ गया 1 माइनस रो अपॉन में सिग्मा। ये हमें प्राप्त हो चुका है। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक जो हमने पढ़ा है इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं, एक एक करके उनको सोल्व करेंगे। देखिए
पहला क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ पर। बर्फ का टुकड़ा जिसका घनत्व है 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, पानी पर तैर रहा है, तो बर्फ के टुकड़े का कितना प्रतिशत आयतन पानी के ऊपर रहेगा। ऊपर आयतन पूछा है, कितना परसेंट रहेगा ये पूछा है। देखिए अभी अभी हमने क्या निकाला है, V आउट अपॉन V निकाला है, जो कि 1 माइनस रो अपॉन में सिग्मा के इक्वल होता है। यदि हमें प्रतिशत में चाहिए तो इसको हम यहां से 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। तो देखिए 1 माइनस रो का जो मान है, बर्फ का घनत्व है जो कि 900 दे रखा है, सिग्मा जल का घनत्व है जो कि 1000 होता है। वैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने पुट नहीं किया बट यहां कर दिया है। तो 1000 माइनस 900 बट्टे में 1000 इंटू में 100, वैसे यहीं कट जाते 2 जीरो। चलिए 100 बट्टे में 1000 गुणा में 100 आ गया है, 2 जीरो कट गए हैं, 1 जीरो यहां से कट गया है, तो 10% आ गया है। 10% हिस्सा बाहर रहेगा। बाहर कितना परसेंट हिस्सा रहेगा, 10% हिस्सा बाहर रहेगा, 90% हिस्सा डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 120 किलोग्राम द्रव्यमान के लकड़ी के ब्लॉक को पानी में डुबोने के लिए इस पर रखे जा सकने वाले भार का मान क्या होना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि हमारे पास में एक लकड़ी का ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है, इस तरीके से है कि ये एक ब्लॉक है, ये जल में पूरी तरह से नहीं डूब रहा है, पानी में पूरी तरह से नहीं डूब रहा। इसको पानी में पूरी तरह से डुबोने के लिए इसके ऊपर हम एक अक्ष द्रव्यमान का पिंड रख देते हैं। कितने द्रव्यमान का पिंड रख देते हैं, अक्ष द्रव्यमान का। इसका द्रव्यमान 120 किलोग्राम है। जैसे ही इसको रख देंगे ये इस जल में डूब जाएगा। पिंड क्या होगा, जल में डूब जाता है, इस तरीके से डूब जाएगा। क्लियर। यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो लकड़ी का ब्लॉक दे रखा है, इस का द्रव्यमान हमें दे रखा है 120 किलोग्राम। यहां पर इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है हमें, 120 किलोग्राम। साथ में हमें लकड़ी का घनत्व भी दे रखा है, लकड़ी का घनत्व 600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये मैंने अभी पुट कर दिया है, वैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दे रखा है। आप यहां पर ध्यान देंगे कि जैसे ही इसको हम इस अक्ष द्रव्यमान वाले पिंड को इस लकड़ी के ब्लॉक पर रख देंगे, तब इनका जो भार है वो इस पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा, क्योंकि संतुलन की स्थिति में दोनों के बराबर होगा। तो ये जो अक्ष प्लस 120 है वस्तु का भार, वस्तु यहां पर अक्ष प्लस 120 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, का भार ये बराबर होगा पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो यहां पर आप ध्यान दें कि जो वस्तु का भार है तो अक्ष प्लस 120 इंटू में जी, यह तो हो जाएगा वस्तु का भार, इन दोनों को मिलाकर। अब पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार, द्रव का भार कितना होगा, तो उस द्रव का द्रव्यमान चाहिए। द्रव्यमान को हम आयतन इंटू घनत्व लिख सकते हैं। तो आयतन कितना होगा, इस ब्लॉक का आयतन निकाल लेते हैं। ब्लॉक का आयतन, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में घनत्व, द्रव्यमान बट्टे में घनत्व। तो इसका द्रव्यमान तो है 120 और घनत्व है 600, तो V बराबर आ गया है 0.2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहां से आयतन तो हमारे पास में कितना आ गया है, V सिग्मा G आएगा। तो यहां से G से G तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अक्ष प्लस 120, V का जो मान है वो है 0.2,
सिग्मा का जो मान है, सिग्मा यहाँ पर जल है, इसका घनत्व 1000 होगा। तो अक्स बराबर कितना आ गया, इसको गुणा करेंगे तो 200 माइनस 120, अक्स बराबर आ गया है 80 किलोग्राम। तो 80 किलोग्राम का द्रव्यमान जब इस लकड़ी के बॉक्स पर रख दें तो ये जो लकड़ी का बॉक्स है इस जल में पूर्णतया डूब जाएगा। अब यहां पर आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं कि एल्यूमिनियम के गुटके का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, आयतन हमें दे रखा है 3.6 गुणा 10 की घात -4 मीटर क्यूब। इसे डोरी से लटकाकर जल से भरे पात्र में पूर्णतः डुबो दिया जाता है। तो डूबने के पश्चात डोरी के तनाव में कमी क्या होगी। देखिए ये हमारे पास में एक पिंड है और इस पिंड से यहां पर एक डोरी लगी हुई है। तो इस डोरी में तनाव कितना है T, और इस पर नीचे की ओर बल काम कर रहा है mg, इसके भार के तुल्य इस पर नीचे की ओर बल काम कर रहा है। तो यहां पर तनाव mg के बराबर होगा। इसको हम डुबो रहे हैं, किस में डुबो रहे हैं, जल से भरे, जल के बाहर, जल के बाहर हम ले लेते हैं, बाहर गुटके डोरी का तनाव, डोरी का तनाव उसको हम T से लिख रहे हैं जो कि mg के बराबर होगा। किसके इक्वल होगा, mg के। अब यहां पर हम क्या कर दें, इसको हम एक पात्र में डुबो देते हैं जो कि जल से भरा हुआ है। जल से भरे पात्र में इसको हमने क्या कर दिया है, अब डुबो दिया है। तो इसके ऊपर की ओर काम करने लग गया है उत्प्लावन बल। तो इसका जो अब तनाव है वो पहले वाले तनाव से F कम हो जाएगा। तो जल के अंदर, जल के अंदर डोरी में तनाव, डोरी में तनाव जो कि T डैश है, किसके बराबर है, T डैश के बराबर है। अब देखिए ऊपर की ओर, नीचे की ओर तो काम कर रहा है mg, ऊपर की ओर काम कर रहा है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल किसके इक्वल होगा, पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार क्या होगा, v सिग्मा g, v सिग्मा g। अब देखिए तनाव में कमी, हमें इस क्वेश्चन में तनाव में कमी पूछे, तनाव कितना कम हो जाएगा। तो पहले तनाव T था, फिर तनाव हो गया T डैश। तो mg माइनस में mg माइनस v सिग्मा g, तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, v सिग्मा g आ जाएगा। v कितना है, इस गुटके का आयतन होगा उतना ही द्रव हटेगा। तो 3.6 गुणा 10 की घात -4, सिग्मा यहां पर जल का घनत्व 10 की घात 3, g हम यहां पर 10 ले लेते हैं। तो 10 की घात प्लस में 4 माइनस में 4 से कैंसिल हो जाएगी। 3.6 न्यूटन तनाव में कमी हो जाएगी। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने उत्प्लावन बल, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत अच्छे से समझा, साथ में इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखें। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम तरलों के प्रवाह से संबंधित अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।